The only good thing about my marriage is that I came into it with my own decision. At least I know that it's my own fault. There comes a point in marriage when you realize that you are becoming like your parents. एक मम्बा है फ्रस्ट्रेशन, मुजस्मा है एंगर. अब दो किस्म के बच्चे होते हैं, एक वो जिनके अम्मी अब्बू लड़ते हैं, और चाइल्डहुड ट्रॉमास जो कि पेरेंट्स से मिलते हैं बहुत बड़ी वजह बन जाती है आपकी पर्सनैलिटी शेप करने में. जिस तरह के गुस्से का आप शिकार रहे हो, अब उसी तरह के गुस्से का पोटेंशियल आपके अपने अंदर है, तो इट्स नॉट अ गुड फीलिंग. वैसे देयर हैव बीन मेनी टाइम्स व्हेन वी हैव फेल्ट आवर मैरिज इज falling apart, right? ये अभी परसों की बात है. अभी परसों की बात है. मुझे कितना इजीली गुस्सा आ सकता है, मैं कितना चिढ़ती हूँ. जुतियां चल रही होंदियां ने जनाब, चंडा चल रही होंदियां ने. या मैं चलूँ, माइक पकड़ूँ या बोलूँ या मैं सोचूँ, एडा मल्टीटास्किंग नहीं होती. अपनी सोचों में भी मैं डिसोसिएट करना होता है. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ अ वॉकिंग पॉडकास्ट. आज संडे है, आज हमने सोचा घर पे नहीं बैठना. बहुत अच्छा दिन है, कभी कभी तो इतनी अच्छी धूप निकलती है. हम लोग साथ बाग में जाएंगे और आज हम बात करेंगे किस पे, कपल गोल्स पे. उसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि हमने जब से 2-3 पॉडकास्ट किए हैं ना, तो हमें बड़े अच्छे से कमेंट्स मिलते हैं जिससे हम बहुत अच्छा फील करते हैं. वाओ, क्यूट कपल, बेस्ट कपल, कपल गोल्स. तो हमने सोचा थोड़ी सी मिथ्स ब्रेक करते हैं इस बारे में कि आर वी कपल गोल्स और नॉट, एंड व्हाट आर कपल गोल्स एंड व्हाट शुड बी कपल गोल्स. हमारे 6 साल की टुगेदरनेस में, 3 साल की शादी में. राजी, व्हाट डू यू थिंक शुड बी द कपल गोल्स, एंड आफ्टर 3 years of marriage, what will you suggest to the people who are looking forward to getting married? The only goals that are associated with couples are the goals जो कि कपल में दो लोग एक दूसरे के खिलाफ करने की कोशिश कर रहे होते हैं. जैसे मैंने तुम्हें किसी आर्गूमेंट में चुप करा दिया तो मेरा गोल हो गया. तुमने मुझे कह दिया, देखा मैंने कपड़े निकाल लिए, तुम्हारा गोल हो गया. These are the only goals that are involved in a couple's life. यानी एक दूसरे को गलत प्रूव करने में जो गोल्स प्रूव होते हैं वही होते हैं. Exactly, मतलब एक छोटी सी प्रेप क्लास जो है ना, सारी ज़िंदगी के लिए आपकी इसका ये भी लगी रहती है. हम लोग बेसिकली ये इमेज तोड़ना चाह रहे थे कि ना ऑल कपल्स ऑन सोशल मीडिया आर आइडियल्स. यार आइडियल तो ज़िंदगी में कुछ भी नहीं होता. स्पेशली को एग्जिस्टेंस कैन नेवर बी आइडियल. वो चाहे आप कपल्स की सूरत में रहें, को एग्जिस्ट करें, किसी रूममेट की सूरत में रहें, अपनी फैमिली के साथ रहें, को एग्जिस्टेंस कभी आइडियल हो ही नहीं सकती. इंसान की नफ्सियात और उसकी फितरत में इतने लूप होल्स हैं जो उसको भी नहीं पता लगता है अनटिल अनलेस वो किसी के साथ को एग्जिस्ट करता है. अकेले नहीं बंदे को कुछ पता होता अपना. हाउ हैज़ मैरिज बीन फॉर यू? इट्स अनआंसरेबल. It's unanswerable. It depends day to day, moment to moment. वही बात है ना, कोई भी हतमी चीज़ नहीं होती. शादी में या साथ रहने में एक लम्हे में आपको लगता है कि you shouldn't have been together, और वो कुछ लम्हात के बाद आपको लगता है यार you wouldn't have survived if you weren't together. मुझे लगता है कि ना हम जब लड़कपन में आते हैं ना, तो हमारे आइडियल्स अबाउट मैरिज बहुत ही फॉल्सली बिल्ट होते हैं. ज़्यादातर हम इन्फ्लुएंस्ड होते हैं रोमांटिक फिल्म से, एंड व्हेन वी थिंक ऑफ गेटिंग मैरिड वी थिंक ऑफ दिस आइडियल नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग रिलेशनशिप जिसके अंदर कुछ भी बुरा नहीं है. बट नाउ आफ्टर 3 years of marriage we both realize, I think, it's too much work, man. It's work on daily basis. It's work in a loop. It's all kinds of work. आपका घर का वर्क, आपके पैसों का वर्क, आपका इमोशनल वर्क, आपका पर्सनल वर्क, पता नहीं क्या कुछ. Documents, बर्तन, किचन, सफाई, plus expectations from each other. Especially when you start living together, it's a mess. It's such a mess. It's a chaos. The only good thing about my marriage is that I came into it with my own decision. At least I know that it's my own fault. लेकिन I think marriage is a very powerful institution in terms of knowing who you are, because you only know yourself when you are with someone. It's hard to know yourself completely or to a great extent when you are alone. Single life का भी एक perks हैं अपने, लेकिन मुझे लगता है marriage is also a very good way to self-realization. लेकिन वही बात है ना कि सेल्फ रियलाइजेशन भी आप तभी करें जब आपका दिल करता है. ज़रूरत नहीं है हाँ, इस चिक्कड़ में भी अपने पाँव डालने की. हाँ,
And I feel sorry for people who get married who are not ready for it yet. Self realization के process को start करने के लिए भी ना, you have to be ready, you have to have that energy, that time, and the possibility of a marriage getting toxic is huge if you are not ready for it. Toxicity of marriage is huge regardless. Marriage is toxic. It's huge regardless. कल हमने कंक्लूजन निकाला कि मैरिज होती ही टॉक्सिक है हर बंदे की. आप बस टॉक्सिसिटी को कम कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए, आप ख़त्म नहीं कर सकते. आप ख़त्म नहीं कर सकते. दो इंसान प्रॉपर पूरे इंसान इकट्ठे रह रहे हों, अपने अपने कॉम्प्लेक्सिटीज़ के साथ रह रहे हों. हाँ, मतलब फॉर मी marriage has been an eye opener in terms of my own insecurities, my own ego issues, my own passive aggressiveness. मतलब मैं सारी ज़िंदगी लगा दूँ तो शायद यही मसले हल करते करते गुजर जाए मेरी ज़िंदगी, लेकिन ये मसले ख़त्म नहीं होंगे. लेकिन इट इज़ बिकॉज ऑफ द मैरिज कि मुझे पता लगे हैं. अच्छी बात है. मुझे अपने एंगर इश्यूज़ पता लगे हैं. मुझे पता लगा कि मैं कितनी इजीली ट्रिगर हो सकती हूँ, मुझे कितना इजीली इरिटेशन हो सकती है, मुझे कितना इजीली गुस्सा आ सकता है, मैं कितना चिढ़ती हूँ. मुझे नहीं पता था कि मुझे ये, हालांकि मेरी ज़िंदगी कोई जो पुरानी थी वो भी काफ़ी मुश्किल ही थी, लेकिन शायद उसमें एक और चीज़ थी कि शायद मुझे उसमें स्पेस नहीं मिली अपने गुस्से को या अपनी इरिटेशन को ओपनली एक्सप्रेस करने की, क्योंकि मैं एक बड़े दबाए हुए घर से ताल्लुक़ रखती थी. वहाँ पे अगर मैं अपना गुस्सा ज़ाहिर करती या अपनी इरिटेशन ज़ाहिर करती तो मुझे चपेड़ें ही पड़नी थी. तो इसलिए मुझे लगता है कि एक तो वो दबाव वाला फैक्टर. तो जब शादी हुई और मेरे जहन को ये रियलाइज़ हुआ कि नाउ यू आर फ्री एंड यू आर सेफ टू एक्सप्रेस वट एवर इमोशंस यू फील, तो फिर मेरी वो इरिटेशन और गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन जो है वो बहुत सरफेस पे आ गया, जो कि अच्छी बात नहीं है. बट आई थिंक वो आया है तो शायद मैं उस जर्नी के ऊपर कदम रख सकती हूँ कि मैं अपने ऊपर काम कर सकूँ, अपने एंगर मैनेजमेंट कर सकूँ, अपनी ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई कर सकूँ. एंड आई डोंट टेक इट आउट ऑन एनीवन एल्स, आई रेगुलेट माई सेल्फ बिकॉज इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी की नहीं है. मैं कोई इतनी खुश भी नहीं हूँ कि मुझे अपनी समझ आई है कि ठीक है, जब आपको अपना आप एक मॉन्स्टर लगने लगता है, जब आप कहते हो कि जब आपको पता चलता है कि जिस तरह के गुस्से का आप शिकार रहे हो, अब उसी तरह के गुस्से का पोटेंशियल आपके अपने अंदर है, तो इट्स नॉट अ गुड फीलिंग. इट्स लाइक अपने आप को परपेचुरेटर बनता देख रहे होते हो आप. ठीक है, आपने कसमें खाई होती हैं अपने साथ कि मैं ऐसा नहीं बनूंगा, कभी कैसा नहीं बनूंगा, जब आप पे जुल्म हो रहा होता है. लेकिन फिर वही कम्प्लेक्सिटी आपके अंदर इतनी है कि आप एक फेज़ ऑफ लाइफ में वैसा बनना शुरू कर देते हो, तो वो आपको जो गिल्ट होता है फिर, और आप जो क्वेश्चन करते हो कि यार मैं क्या हूँ, मेरे मॉरल्स क्या हैं, मेरे वैल्यूज़ क्या हैं, और क्या करूँ मैं. और मसला ये है कि आपकी पर्सनालिटी के जो इस तरह के एस्पेक्ट्स होते हैं, गुस्सा और ये अनकंट्रोलेबल होता है. स्पेशली व्हेन जब शुरू में ये सरफेस पे आता है तो ये बड़ा अनकंट्रोलेबल होता है. इसको रेगुलेट करने के लिए काफ़ी काम करना पड़ता है, काफ़ी हेल्प भी चाहिए होती है ऑब्वियसली. हेल्प के बगैर और साइकाइट्रिक हेल्प के बगैर और थेरेपी की हेल्प के बगैर तो इस तरह की चीज़ें काबू में आती ही नहीं है, और स्पेशली आपके पार्टनर की सपोर्ट के बगैर तो बिल्कुल भी नहीं. लेकिन आपका पार्टनर भी थक जाता है आपकी इस तरह की. वी आर ऑल ह्यूमंस इन द एंड. कितने सेंट बन सकते हैं आप. हाँ, मतलब मतलब मैंने ये सीखा अभी तक कि आपका पार्टनर ना आपका पेरेंट नहीं है, वो एक अलग इंसान है. लेकिन मुझे लगा शुरू से ना इनहेरेंटली एक पेरेंट वाली एक्सपेक्टेशंस बंदा लगा लेता है, केयरर वाली लगा लेता है. शादी नर्स कि ना ये बंदा जो है ना ये मेरी बुलशिट भी बर्दाश्त करेगा, ये मेरे नखरे भी बर्दाश्त करेगा. लेकिन एक वक्त आता है आप समझते हो यार नहीं, ये ना इंसान है, इसके अपने मसले हैं. सो बेसिकली इन अ मैरिज वी आर स्टिल, एवरी पर्सन इज स्टिल ऑन हिज ओन, बट ओकेजनल सपोर्ट मिल जाती है. इससे ज़्यादा मैरिज का कोई इतना बड़ा फ़ायदा है नहीं. मतलब आपको ना रियलिटी चेक्स मिलते रहते हैं मैरिज के अंदर कि आप इस तरह के हैं, आपकी ये आदत बहुत बुरी है, आपकी ये आदत ट्रिगर कर सकती है किसी के गुस्से को, या इरिटेट कर सकती है, अनॉय कर सकती है, अगले का सुकून ख़राब कर सकती है. आपकी ईगो कितनी बड़ी है. अब ख़ास तौर पर मुझे अपनी ईगो के बारे में इतना ज़्यादा कुछ पता लगा कि समटाइम्स आई हेट माई सेल्फ. कि यार almost like all the time hate myself for the realization of what I am. I mean, I have so much work to do, so much growth to be achieved still, and I have also learned कि शादी के अंदर मेरी expectations कितनी unreal थी कि मैं conflict को avoid करता रहूँ. मतलब मुझे लगता है जैसे शादी से पहले ना ऐसे ना we have butterflies in our bellies,
प्यार होता है नया नया। Because we ate so many. हमने खा ली थी बटरफ्लाई इसलिए। नहीं, मुझे लगता है बटरफ्लाई वाला फेज भी बहुत रियल है, उसका होना भी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम देयर। ठीक है, अगर वहाँ से स्टार्ट ना होता तो अभी तक हम इधर ना पहुँचे होते। अच्छा नहीं, वो जो तुमने कॉन्फ्लिक्ट वाली बात की ना, आई वुड लाइक टू एक्सटेंड दैट कि कॉन्फ्लिक्ट को कितना क्रिमिनलाइज किया जाता है हमारे माशरे में, कि कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि ना देसी सोसाइटी के जो लड़के होते हैं ना, उनको बचपन से ही ना शादी के ऐसा इमेज दिखाया जाता है कि जिसके अंदर घर का सुकून इज़ अ गारंटी इन मैरिज, कि जब शादी करोगे तो घर का सुकून होगा, बेगम हर चीज़ बर्दाश्त कर रही होगी। लेकिन जब वो 1 साल शादी में गुजारते हैं तो पता लगता है यार कॉन्फ्लिक्ट तो अवॉइड कर ही नहीं सकते, एंड देयर इज़ टू मच टू हैंडल विद वन पर्सन, इमोशंस, फाइनेंसेस। अगर आपको कोई कपल ऑनलाइन ये ऐसा लगता है ना जैसे कि बहुत खुश लग रहा है, तो जस्ट नो कि पीछे वो कितना कुत्तों वाला ट्रीटमेंट हो रहा होता कभी कभी। जुत पतंग, जुतियाँ चल रही होंदियां ने जनाब, चंडा चल रही होंदियां ने। इट्स अ वेरी फॉल्स इमेज ऑफ मैरिज। अगर आप सिर्फ सोशल मीडिया से और बॉलीवुड से और हॉलीवुड से देख के बनाते हैं, रियल लाइफ में इट्स वेरी वेरी डिफरेंट मैन। एक प्रोसेस ऑफ लर्निंग है जिसमें मैरिज या कोएग्जिस्टेंस के दौरान कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं। सबसे पहले बात ये कि कॉन्फ्लिक्ट्स आपको हेल्प करते हैं, चलो खुद का पता लगता है, लेकिन आपकी बाउंड्रीज बनना शुरू हो जाती हैं। मुझे किसी चीज़ से अगर मैं इरिटेट होती हूँ तो मैं कॉन्फ्लिक्ट में आपको बता देती हूँ कि अहमद ये चीज़ मुझे इरिटेट करती है, आप बता देते हो कि मुझे यहाँ पे बाउंड्री बनानी है, आप यहाँ पे दखल नहीं देंगी, या आप यहाँ पे बाउंड्रीज बनाना सबसे बड़ा काम है। और वो कॉन्फ्लिक्ट से ही बनती हैं, वो कौन सा हंसते खेलते बनती हैं। ह्यूमन लेवल पे पॉसिबल नहीं है कि आपका कॉन्फ्लिक्ट किसी से ना हो, और आई थिंक ये बहुत अक्लमंदी की बात भी नहीं है कि आप कॉन्फ्लिक्ट के बाद एस्केप कर लें। ये एस्केपिस्ट मेंटेलिटी होती है कि मैं दोबारा बात नहीं करूँगा या दोबारा मिलूँगा नहीं तो मुझे इसको फेस नहीं करना पड़ेगा। बड़ा आसान है, हम सारे यही कुछ करते हैं, हमें सिखाया ही ये गया है। कॉन्फ्लिक्ट 2 किस्म का होता है ना। कॉन्फ्लिक्ट तो किसी भी 2 इंसानों में हो सकता है, लेकिन अगर उस कॉन्फ्लिक्ट का रिज़ल्ट एक खुद शनासी के एक्टिविटी में निकल रहा है, यानी कि उसके कॉन्फ्लिक्ट के बाद अगर आपको ये पता लग रहा है कि हाँ यार मेरे में ये मसला है, इसलिए हम ये रूट कॉज पे काम करेंगे, अगर तो इस तरह हो रहा था फिर कॉन्फ्लिक्ट इज़ प्रोडक्टिव। अगर ज़िदबाजी आ जाती है ना, यही मैं कह रही थी, तो फिर बड़ा मसला हो जाता है, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट कैन ऑल्सो लीड टू कॉन्फ्लिक्ट आपकी ईगो भी बड़ी अच्छे तरीके से जो है ना प्रोवोक करता है। हाँ, प्रोवोक कर सकता है सरफेस। मतलब अगर तो कॉन्फ्लिक्ट्स को ईगो के साथ डील करते हैं ना तो फिर बड़ा मसला हो जाता है। यू हैव टू किल योर ईगो एवरी डे, एंड दैट्स द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट फॉर मी ऑनेस्टली इंडिविजुअली। या एज फ्रॉम मैरिज आई हैव लर्नड आई एम अ हाईली ईगोइस्टिक पर्सन who avoids conflict because I can't handle it mostly. good boy complex वाला था आपका। Yeah, because मेरे ज़हन में ये भी होता ना कि मैंने एक अच्छा लड़का हूँ, मैंने अपना एक अच्छा रेपुटेशन और इमेज मेंटेन करनी है। फॉर एग्जांपल इफ़ आई हैव हैड अ प्रॉब्लमेटिक हाउस होल्ड बचपन में, तो मुझे उस तरह का नहीं बनना। देयर कम्स अ पॉइंट इन मैरिज व्हेन यू रियलाइज कि यू आर बिकमिंग लाइक योर पेरेंट्स। मैं कहती हूँ कि आपके वालिदैन या आपसे पहली जनरेशन में और आपके अंदर एक फ़र्क सिर्फ ये आ सकता है कि क्या आपने उस कॉन्फ्लिक्ट के बाद उस सेम बात पे दोबारा एक लड़ाई डालने से अपने आप को अवॉइड किया। हाँ। क्या आपने रूट कॉज तक देखा, आपने एनालाइज़ किया, क्या आपने मतलब होमवर्क किया कि ये मसला दोबारा नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है हमारी पिछली जनरेशन में चीज़ों को दबा देने की और चीज़ों पे पर्दे डालने की और चीज़ों को इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स को बिल्कुल गैर ज़रूरी तस्वर करने की आदत थी, जिसकी वजह से पुराने ज़माने के जितनी भी नस्लें हैं उनमें अगर आप देखें तो उनके इमोशंस रेगुलेटेड नहीं हैं, उनका गुस्सा भी रेगुलेटेड नहीं है। आप थोड़ा सा उनके साथ अगर किसी चीज़ पे बहस या डिसएग्रीमेंट करेंगे तो वो आपके गले को पड़ने लगते हैं। मेरे ज़िंदगी में मैंने अपने इर्द गिर्द कुछ बहुत कम बुज़ुर्ग देखे हैं, आई थिंक एक दो ही देखे हैं, जिनके साथ बात करके, जिनके साथ डिसएग्रीमेंट करके, जिनके साथ बहस करने का हमें हक़ महसूस होता था। उसके अलावा बुज़ुर्गों के साथ आपने सिर्फ यही सीखा है कि सर हिलाना है, हाँ जी करना है, और उनको अवॉइड करना है किसी भी किस्म के कॉन्फ्लिक्ट में डालने से। तो मुझे लगता है कि पिछली जनरेशन ने अपने ऊपर से ये ज़िम्मेदारी ख़त्म कर दी और कॉन्फ्लिक्ट्स को अनइम्पॉर्टेंट समझा,
और बस पीते रहे पीते रहे पीते रहे। उससे क्या हुआ कि उनकी पर्सनैलिटी ही एक मंबा फ्रस्ट्रेशन और मुजस्मा एंगर बन गई, और ना वो ख़ुद को रेगुलेट कर सके। और फिर उनका आपस में जो रिश्ता है, अगर आप अपने वालिदैन, मैं सबकी बात नहीं कर रही, मैं जनरलाइज़ नहीं कर रही, मैं मेजॉरिटी की बात कर रही हूँ। अगर आपके माँ बाप का रिश्ता आपस में बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बात है, मुबारक हो आपको, आप बहुत खुशकिस्मत लोगों में से हैं। लेकिन अगर आप देखें ज़्यादातर अपनी सोसाइटी में, तो हमारे वालिदैन या हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, अब उनका आपस में जो रिश्ता है वो बड़ा एक फ्रेजाइल सा लगता है। आपको एक हमेशा कॉन्टीन्यूस सी टेंशन महसूस होती रही है उनकी आपस में। और वो इसीलिए था कि ना तो उन्होंने आपस में फ्रस्ट्रेट होते रहे एक दूसरे से, लेकिन रेगुलेट करके बात करना, तफसीलन बहस करना, टेम्परेरी मरहम लगा देनी, बस मरहम भी नहीं लगा देनी, या तो साइलेंट हो जाना। वो एक चीज़ होती है साइलेंस अब्यूज़। तब जैसे आपको याद हो बचपन में कि आपने कुछ गलत किया हो और आपके अम्मा अब्बा 3-3 हफ्ते तक 4-4 हफ्ते आपसे बात ना करें, वो कितना बुरा महसूस होता था, और वो आपके ऊपर कितना बुरा असर भी छोड़ देती है। और हम में से कोई बहुत सारे लोग हमारी जनरेशन में भी वही साइलेंट ट्रीटमेंट यूज़ करते हैं क्योंकि उनको गुस्से में, क्योंकि उनको रेगुलेट करना नहीं आता, उनको ये सिखाया ही नहीं गया कि इस तरह की सिचुएशन में बात करने की जो है वो फिर भी होती है क्या कहते हैं विंडो, गुंजाइश। तो उन्होंने साइलेंट ट्रीटमेंट करते रहे एक दूसरे से भी, या तो वो करते रहे या फिर वायलेंट ट्रीटमेंट करते रहे। एंड पीपल आर वेरी शाय ऑफ डिस्कसिंग दिस। मुझे याद है अभी तक भी पीपल आर हेजिटेंट टू टॉक अबाउट देयर हाउस होल्ड फाइट्स। अम्मी अब्बू की लड़ाई होती है बिकॉज़ आप अपनी शादी में जितने मसले फेस करते हैं ना, उनमें से बहुत बड़ी परसेंटेज हैज़ इट्स रूट्स इन योर ओन चाइल्डहुड एंड हाउ यू सॉ योर पेरेंट्स डीलिंग विद ईच अदर। चाइल्डहुड ट्रॉमास जो कि पेरेंट्स से मिलते हैं बहुत बड़ी वजह बन जाती है आपकी पर्सनैलिटी शेप करने में। और फिर आप अपने पार्टनर के साथ जब ज़िंदगी गुजारना शुरू करते हैं तो फिर आपको पता लगता है ओह शिट, ये तो मेरे अब्बू वाले मसले मेरे अंदर भी हैं अभी तक, मेरी अम्मी वाले मसले मेरे अंदर भी हैं अभी तक। और अगर आप इसको आइडेंटिफाई ना कर पाएँ टाइम पे, फिर वो टॉक्सिक साइकिल चलता रहता जनरेशन दर जनरेशन, और आपकी अपनी मैरिज भी इज़ ऑलवेज एट द ब्रिंक ऑफ falling apart. वैसे there have been many times when we have felt our marriage is falling apart, right? ये अभी परसों की बात है। अभी परसों की बात है। मतलब ऐसे लगता है जैसे अभी गए, लेकिन फिर हम ठंडे होकर सोचते हैं कि यार नहीं, ईगो की वजह से मसला हुआ था। बात करते हैं उस पे, बात करते हैं 6-6 घंटे 8-8 घंटे बात करते हैं। मुझे तो 3 साल इतना वो वल्नरेबल हो, मुझे लगता है हमारे पुरखों को वल्नरेबल होना भी तो नहीं ना सिखाया गया। हाँ। उनका स्कूल ऑफ थॉट ये था कि अपने दिल की बात किसी को नहीं बतानी, अपने घर की बात किसी को नहीं बतानी, अपने आप को कमज़ोर नहीं पड़ने देना, बी ब्रेव, ज़िंदगी के हर चलन से गुजरो, और ये वो इस तरह की बातें अच्छी हैं, बिल्कुल अच्छी हैं, लेकिन इस तरह की बातें आपको वल्नरेबल होने से रोक देती हैं। और मुझे नहीं लगता किसी इंसान के अंदर ये चाहत नहीं है कि उसके पास कोई इस तरह का कंपेनियन हो जिसके साथ वो वल्नरेबल हो सके, जिसके साथ वो अपने ट्रॉमास डिस्कस कर सके, जिसके साथ वो अपनी बहुत अंदर की इनसिक्योरिटीज़, अपने अंदर के स्ट्रगल्स, मुश्किलात डिस्कस कर सके। मुझे ये महसूस होता है कि हमारी जो ओल्डर जनरेशन थी उसके अंदर वल्नरेबिलिटी की बहुत ज़्यादा कमी थी, इसलिए वो हमें बचपन में भी टफ़ लव देते थे और टफ़ बनने की ट्रेनिंग देते थे कि तुम क्यों रो रही हो, रोना क्यों आता है तुम्हें, और बाकायदा और चपेड़ें पड़ने लग जाती थी, रोते नहीं है, ये है वो है। अगर स्कूल में कोई बुली करता था तो हम अपने पेरेंट्स पे ट्रस्ट नहीं कर पाते थे कि हम घर आके बताएं कि जी मैं मुझे बुली किया है, क्योंकि सुनने को ये मिलना था कि तुम फट्टू हो, तुम्हें नहीं पता क्या करना है, मैन अप और इस तरह की चीज़ें। तो जब हम लोग बड़े हुए तो हमने तो अपने आप को टफ़ लव ही किया। मैं आपके साथ कितना टफ़ लव करती थी, मैंने भी टफ़ लव वहीं से सीखा। टफ़ लव का मतलब ये है कि जैसे आपने देखा होगा बच्चे को रो क्यों रही हो, उठो भागो, चोट लगी है तो क्या हुआ है, ये टफ़ लव होता है कि तुमसे आता होता नहीं है, तुम क्या हो, ये हो, तुम ये हो, तुम इस तरह का ये। तो मैंने भी ये सीखा था, मैं अपने साथ भी टफ़ लव करती होती थी कि जहाँ पे मुझे लगा ज़िंदगी में कि मैंने अपनी एक्सपेक्टेड गोल को उस वक्त में अचीव नहीं किया जो मैंने अपने ज़हन में टाइमलाइन रखी हुई थी, तो मैंने अपने साथ टफ़ लव शुरू कर दिया। तुम हो ही लूज़र, तुमसे नहीं होता, ये वो।
और अहमद के साथ भी मैं यही करती थी कि अहमद बेचारा अगर कोई काम, छोटी सी एग्जांपल दे रही हूँ, अगर उससे मशीन नहीं कपड़ों की अगर सही लगी और कोई इस तरह का छोटा सा काम ख़राब हो गया तो मेरा वही दिमाग का टफ लग शुरू हो जाता था, तुमसे होता नहीं है, तुम्हें ये नहीं आता, तुम इतने बड़े हो गए हो, हाँ तुम्हें ये नहीं आता, तुम इतने बड़े हो गए हो, तुमने ये नहीं सीखा, How can you not do this? Exactly, how can you not do this? मैं कहती हूँ कि मैरिज itself तो मुश्किल है ही है, लेकिन the way you are brought up वो भी इसको आसान भी बना सकती है और मुश्किल भी बना सकती है। मेरी एक दोस्त है जिसका मैं हमेशा जिक्र करती हूँ, नाम नहीं लूँगी, लेकिन उसके पेरेंट्स, उसके मैं घर में जाती होती थी, हमारा काफ़ी प्यार है आपस में, बहन है मेरी तकरीबन, तो उसके पेरेंट्स बहुत वो थे यार, बहुत वल्नरेबल, केयरिंग, बहुत उनके डिनर टेबल के ऊपर ऐसी ऐसी बहस होती थी, ऐसी ऐसी डिस्कशंस होती थी। जब उसकी शादी हुई और मतलब मैंने उसको देखा उसकी शादी के बाद, और उसकी तो शी वाज सो स्मूथ। और मैं अहमद से भी ये डिस्कस करती हूँ कि लुक, ये होता है, ये पेरेंटल जो इफ़ेक्ट है आपकी नफ्सियात पे, वो ये होता है जो सारी ज़िंदगी आपके साथ चलता है। उसको उस तरह से स्ट्रगल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी ज़िंदगी में जो हमें करने की ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि हमें ना किसी ने बिठा के समझाया, ना सिखाया, ना हमने खुद देखा। क्योंकि बिठा के समझाने या सिखाने से ज़्यादा आप जब किसी के अमल में वो बात देखते हैं, उसने भी अपने माँ बाप के अमल में ही देखा है, तो उसने अपनी कॉग्निशन के अंदर उसको अब्जॉर्ब किया, तो हमने तो देखा ही नहीं है। तो हमारे लिए ये एक तो वही ना, मैरिज इन इट सेल्फ इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, लेकिन जब इस तरह की हमारी बिल्कुल लैक ऑफ नॉलेज है, उसने इसको और मुश्किल बना दिया, उसने हमें एक दूसरे के लिए और टॉक्सिक बना दिया। और फिर उसके बाद जो रियलाइजेशन होती है कि ओ हो ये तो होना नहीं चाहिए, फिर वो गिल्ट की जो वेव आती है, और फिर वो गिल्ट की वेव इतनी लंबी होती है, फिर उसके बाद गिल्ट भी चल रहा होता है, और फिर अंदर से वो भी एक कि नहीं हमने नहीं चेंज होना, हम क्यों चेंज हो, वो क्या कहते हैं उसको, रेजिस्टेंस, अंदर से रेजिस्टेंस आती है कि नहीं इतनी ज़िंदगी ऐसी चल रही है, सही है, इसके लिए क्यों चेंज होना है। ये सब कुछ होता है, दिस इज़ ऑल ट्रू, कि आपका दिल करता है कि हम क्यों चेंज हो। फिर इन सब चीज़ों से के ऊपर आप गुज़र के फिर आप जो होते हैं एक अगले स्टेप तक पहुंचते हो, और वो भी अगर आप उसकी हैबिट नहीं मेंटेन करोगे, उसको कॉन्टीन्यूसली प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप फिर बैक टू ज़ीरो हो जाओगे। और चाइल्डहुड ट्रॉमास की कोई बात ही नहीं करता यार। स्कूल जाते थे, कॉलेज जाते थे, अब दो किस्म के बच्चे होते हैं, एक वो जिनके अम्मी अब्बू लड़ते हैं, और एक वो जो जिनके अम्मी अब्बू नहीं लड़ते, ठीक है। अब जिनके अम्मी अब्बू लड़ते हैं ना, वो सारी ज़िंदगी अपनी कैंपस लाइफ के अंदर ना अपने आप को दबा के रखते हैं कि किसी को पता ना लग जाए कि यार पता नहीं, एहसास कमतरी, आई फेल्ट इट। और वो सारी ज़िंदगी अपने उन दोस्तों के घर के साथ अपने घर को कंपेयर करते रहते हैं जिनके घर के अंदर कोई लड़ाई नहीं होती ना। इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस ऑफ इन्फीरियॉरिटी कम्प्लेक्स इन योर सोशल लाइफ व्हेन यू आर ग्रोइंग अप, स्पेशली एज अ स्टूडेंट। इस पर कोई बात करता नहीं है और इसको नॉर्मलाइज को नहीं करता, और अंदर अंदर लोग फील करते रहते हैं यार हमारे घर के अंदर ही मसले हैं। लेकिन दे डोंट रियलाइज़ के ये जो है ना, ये ह्यूमन नेचर के कुछ इश्यूज़ है जो कि हमने शुरू से हमें सिखाए नहीं गए। हमें अपने अम्मी अबू ने भी कभी बताया नहीं है कि बेटा घर पे लड़ाई हो तो उसको आपने इस तरह परसीव करना है। और अम्मी अबू ने कहा खैर कभी खुद भी ट्राई नहीं किया इतना ज़्यादा कि बच्चों के सामने नहीं लड़ना, और अल्टीमेटली बच्चे बेचारे जो हैं वो ट्रॉमेटाइज होकर ज़िंदगी गुजारते रहते हैं। मैं अहमद को उस दिन कह रही थी कि अहमद, मैंने अपनी ज़िंदगी में गुस्सा निकालने का तरीका ही चीखना, चिल्लाना और चीज़ें फेंकना और तोड़ना देखा है, तो मुझे इसके अलावा कुछ पता ही नहीं चला ज़िंदगी में कि गुस्सा निकालने का और कोई तरीका भी हो सकता है। और मैं अहमद को ये कहती थी कि अगर एक बच्चे को देखो, अगर खुशी के वक्त में रोना सिखा, खुश हो तो रोना सिखा दिया जाए, तो वो सारी उम्र खुशी को के साथ रोने के अमल को ही अटैच करेगा। तो हमने कभी हेल्दी तरीके से, हेल्दी क्या मतलब कोई कम वायलेंट तरीके से गुस्सा देखा ही नहीं अपनी ज़िंदगी में, जैसे हम सीख सके कि यार हाँ इस तरह से भी गुस्सा निकल सकता है। तो अभी जो मेरी स्ट्रगल है वो तो यही चल रही है कि गुस्से को रेगुलेट करके उन सारे वो जो आमाल हैं जो मैंने सीखे हैं बचपन से, उनसे अवॉइड करके उसको किस तरह से एक तमीज़ से और एक तरीके से एक रेगुलेटेड वे में एक कॉन्वर्सेशन के अंदर तब्दील किया जाए। मेरी स्ट्रगल्स ये चल रही हैं कि हाउ डू आई हैव टू ओवरकम माई इनसिक्योरिटीज़, डीपली रूटेड इनसिक्योरिटीज़, हाउ टू कंटेन माई ईगो। ईगो से आपका क्या मतलब है? आप बार बार ईगो कह रहे हैं। मैं ये ईगो से मेरा ये मतलब है कि मुझे जब ये फील होता है ना कि मुझे कोई करेक्ट कर रहा है या मुझे कोई फीडबैक दे के मुझे इन्फॉर्म कर रहा है कि तुम इस चीज़ को इस तरह कर सकते थे, तो आई टेक इट ऑन माई ईगो। आई एम वर्किंग ऑन इट के
इट्स नॉट अबाउट मी ऑलवेज, इट्स ऑल्सो अबाउट द कलेक्टिव एफर्ट जो हम कर रहे हैं उसको बेहतर करने के लिए फीडबैक लेना, क्रिटिसिज्म लेना कितना इंपॉर्टेंट है, कितना ज़रूरी है। मतलब मुझे शादी में हमारी कितनी लड़ाइयाँ सिर्फ इस वजह से हुई हैं क्योंकि मैं ईगो में आ जाता हूँ बहुत ज़्यादा। और आपकी ईगो रूट कहाँ से करती है, आपको क्या लगता है? मेरी ईगो रूट वहाँ से करती है बिकॉज आई थिंक आई हैव हैड अ वेरी पैम्पर्ड चाइल्डहुड। मुझे कभी क्रिटिसिज्म, एक तो लड़का था, मेल प्रिविलेज थी घर पे, तो अपनी बहनों के मुकाबले में मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई थी देसी घर में जैसे होता है, एक भाई और 3 बहनें। मुझे लगता है वहाँ से मुझे बुरा लगने लग गया जब भी मुझे कोई क्रिटिसाइज़ करता था, और उसकी वजह से मेरी दोस्तें भी ख़राब होती हैं, उसकी वजह से मेरा रिलेशनशिप आपके साथ भी बहुत दफ़ा इफ़ेक्ट हुआ है। एंड आई थिंक आप अब 5-6 साल की इंट्रोस्पेक्शन के बाद हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि यार हाँ ये मसला है, अभी सिर्फ आइडेंटिफाई किया, मेरे ख्याल से अगले 10 साल लग जाएंगे। अभी बेबी स्टेप्स हाँ, अगले 10 साल लग जाएंगे। कॉन्टिन्यूस एप्लीकेशन बेहतर बनने में मुझे लगता है मज़ीद 5 साल इस मसले को ही बेहतर करने में लग जाएंगे, है ना। इसका लुबे-लुबाब सिर्फ यही था कि कोई भी कपल गोल्स नहीं होते, कोई भी कपल परफेक्ट है, परफेक्ट। आप अगर एक काम आज कर सकते हैं इस पॉडकास्ट के बाद, तो आप अपने आप को ये बताना बार बार रिपीटेटिवली शुरू कर दें कि शादी परफेक्ट नहीं है, को एग्जिस्टेंस परफेक्ट नहीं है, हो ही नहीं सकती, आप भी परफेक्ट नहीं हैं, आपके अंदर भी ऐसे मसाइल हैं जो आपको ज़िंदगी के साथ साथ समझ आएंगे, और फिर आपको ये चूज़ करना होगा कि आपको इस पे काम करना है या इसी के साथ चलना है। सिर्फ ये सोचें कि मैरिज इज़ नॉट परफेक्ट, देयर इज़ नथिंग लाइक कपल गोल्स, एग्जिस्ट नहीं करती, देयर आर नो कपल गोल्स, एवरी कपल डिसाइड्स देयर गोल्स themselves, हर बंदे का एंड अगेंस्ट ईच अदर। और कपल्स पे बड़ा प्रेशर आता है यार, हम बताएंगे कि हमारी लड़ाइयाँ हो रही हैं, पता नहीं क्या हो जाएगा। जब आप लोग कमेंट्स में कहते थे ना कि कपल गोल्स हैं आप और बेस्ट हैं, तो हम लोग इतना मुनाफकत महसूस कर रहे थे उस लम्हे में कि यार अहमद, इनको अगर पता लगे कि हम लोगों के साथ क्या क्या होता है या हम लोग क्या क्या किस किस चीज़ से गुजरते हैं, तो ये लोग कितना मतलब क्या समझें हमें। लेकिन उसके ऊपर हमने काबू किया और हमने सोचा कि यार अच्छी बात है, बताना चाहिए कि ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, हमारी अपनी स्ट्रगल्स हैं जो शायद कैमरे पे नहीं आती। हाँ, कैमरे पे कौन दिखाता है यार। हाँ, जब लड़ाई होती है तब तो कैमरा वैसे ही खोलने का टाइम नहीं मिलता। जैसे आप 100 सेल्फियों में से एक सबसे बेहतरीन लेते हैं ना, हाँ, तो इसी तरह हम भी वही वाला टाइम चूज करते हैं पॉडकास्ट के लिए जब हमारी थोड़ी सी दोस्ती हुई होती है। अभी कोई मसला हुआ हो ना, तो आप देखें पॉडकास्ट कैसी जबरदस्त जाती है। खैर, थैंक यू सो मच, बड़ी लंबी हो गई है। और सॉरी, मैं इधर उधर देख रही थी, मुझे पता है कमेंट्स में आपने ये बात कहनी है यार, मुझे कुत्तों से बहुत डर लगता है, और यहाँ यूके में कुत्ते उतने ही हैं जितने यहाँ पे इंसान हैं। हाँ। और उनको उतने ही हकूक हासिल हैं जितने इंसानों को हैं। तो पार्क में कुत्ते खुले फिर रहे होते हैं, और मेरे साथ 2-3 दफ़ा हो चुका है कि मेरे पीछे कुत्ते लग गए थे और मैं बहुत चीखें मारती फिरती रही थी। तो मैं बस अपनी टेरिटरी देख रही थी कि इधर उधर कुत्ता तो नहीं आ रहा। तो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।